नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। कोरोना वायरस एक बेहद घातक और खतरनाक वायरस है। इस वायरस के तमाम बड़े साइड इफ़ेक्ट भी अब देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का है। कोरोना ने तकरीबन 5 अरब आबादी को प्रभावित किया है और दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। भारत भी उन्हीं तहस नहस की अर्थव्यवस्थाओं का शिकार है, जहां अब पोस्ट कोरोना तमाम तरीके की अर्थव्यवस्था में मुश्किलें हमारे समक्ष विद्यमान हैं, बल्कि वो बड़ी तादाद में हमारे समक्ष उपस्थित भी हो रही हैं। अर्थव्यवस्था में गहरा संकट है, गहरी परेशानी है और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वहाँ पर भारत की साख यानी क्रेडिट रेटिंग्स गिर रही हैं। मूडीज जो दुनिया भर की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी है, जो दुनिया भर के सॉवरेन कंट्रीज की रेटिंग्स तय करती है, उसने भारत की रेटिंग गिराकर Baa3 कर दिया है, यानी निवेश के एकदम निचले स्तर पर खतरनाक बिंदु पर पहुंचा दिया है। भारत में निवेश को जोखिम बताया जा रहा है दुनिया भर में, अगर मूडीज की रेटिंग को माना जाए तो। पिछले 60 दिनों के या 65 दिनों का जो कुछ भी भारत में लॉकडाउन हुआ, क्या उसने अर्थव्यवस्था को इस हालत में पहुंचाया, या उसके पहले से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी? अब इस अर्थव्यवस्था में जान कैसे डाली जाए, इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए, लगातार जीरो और नकारात्मक दिशा की तरफ जा रही जीडीपी को कैसे ठीक किया जाए, अर्थव्यवस्था में नई जान कैसे डाली जाए, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सबको कैसे रिवाइव किया जाए, एमएसएमई सेक्टर में क्या ऐसी घोषणाएं की जाएं, क्या ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए और दुनिया भर में भारत की क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज भी भारत की क्रेडिट को बढ़ाएं। विस्तार से नहीं, लेकिन संक्षेप में जान लें कि ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। दुनिया भर में सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों से लोन लेती है। ये लोन किसी भी सॉवरेन कंट्रीज को तब मिलता है जब दुनिया भर की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसकी रेटिंग्स तय करते हैं कि उस देश में निवेश का स्तर क्या है, जो पैसे उस देश को लोन के तौर पर दिए जा रहे हैं वापसी की संभावनाएं कितनी है, निवेश का रिटर्न कितना है, तमाम चीज़ों को, और उस देश की अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग घटने का मतलब है कि विदेशों से मिलने वाला जो ऋण है वो जोखिम भरा होगा, तमाम और शर्तें हो सकती हैं, आपको लोन भी कम मिलेगा, उच्च ब्याज दरों पर भी मिल सकता है, क्योंकि निवेश में जोखिम है। ऐसी हालत में भारत जैसे देश को, जिसने अपने जीडीपी का 72% लोन ले रखा हो, आमतौर पर आप अगर बैंक में जाते हैं तो लोन लेने, तो ये कहा जाता है कि आपकी ईएमआई आपके टोटल इनकम की 40% होगी, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारों ने मिलाकर तकरीबन हमारी जीडीपी का 72% लोन पहले से ले रखा है। अब हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। लगातार हम कोरोना वायरस के पहले भी और कोरोना वायरस के दौरान भी दुनिया भर का जो एक डीप डिप्रेशन हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है, इसके भारत में क्या दुष्परिणाम होंगे। पिछले 2 महीने में जो तकरीबन एक प्राइवेट फर्म का आकलन है कि तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं, यानी जॉब्स कट हुई हैं। इसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 सभी तरह के लोग शामिल हैं। अगर हम असंगठित क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर नुकसान बहुत बड़ा है, वहाँ जॉब्स कट और लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। यानी हमारे समक्ष नट सेल में ये समझें कि चुनौतियों का पहाड़ नहीं, चुनौतियों का हिमालय खड़ा है और हमें उसको पार करके जाना है। ये पूरे देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, बड़ी विपदा है और बड़ी विपत्ति है। देश के बैंक पहले से ही बहुत खस्ता हाल है। हमारे समक्ष एक बड़ा संकट है, दुनिया से लोन मिलने में कठिनाई है, क्योंकि दुनिया का हर मुल्क इस समस्या से जूझ रहा है। तो फर्दर क्या, अब आगे भारत का भविष्य क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पे जाके रुकेगी। संक्रमण भी लगातार फैल रहा है। आप देख रहे होंगे आज जब भारत में प्रभावितों की संख्या, पीड़ितों की, मरीजों की संख्या 2 लाख पार कर गई है। पहले 1 लाख तक पहुंचने में हमें 117 दिन लगे थे, लेकिन दूसरे 2 लाख तक पहुंचने में हमें 15 दिन लगे। नेक्स्ट 15 से 1 महीने भारत के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। एम्स के डायरेक्टर भी कह चुके हैं जून और जुलाई में भारत में पीक पर होगा। वो पीक क्या होगा ये किसी को नहीं पता, हो सकता है ये पीक बहुत भयानक हो। तो एक तरफ संक्रमण से लड़ना है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। आइए कुछ बयान सुनिए। फिर आज मैंने बहुत बेहतरीन प्रवक्ताओं का एक पैनल आमंत्रित किया है
जिनके जरिए हम समझेंगे कि हम कोरोना वायरस से कैसे लड़ें और ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालें कैसे, लोगों के जीवन को बेहतर कैसे करें। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है। गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं? मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। पिछली बार 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाया था, तब मूडीज़ ने रेटिंग्स कम की थी। उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट साख को कम किया गया है। निश्चित तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो भारत की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ले आएंगे। मेरे साथ आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ कांग्रेस से हैं, सिद्धार्थ कलंश जी जाने माने पत्रकार, डीसी चंदानी साहब बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी के मामले के, और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी। बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर हो रहा है कि हमारे पुराने शानदार प्रवक्ता लोग आज एक मंच पर इकट्ठा हैं और मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता लग रही है कि प्रसन्नता इस बात पर है कि कम से कम अपनी बात रखने और सुझाव देने के लिए आप सब एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। भारत को इसी एकजुटता की और इसी आप लोगों के सुझावों की और एक दूसरे के साथ की एकजुटता की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। अभी जिस तरह के हालात हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, काम धंधे बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अर्थव्यवस्था की हालत अभी आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज भी आपकी रेटिंग्स गिराते जा रहे हैं। आपके पास कोई एक्शन प्लान है? देखिए, भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जिस समय देश की स्थिति बहुत अच्छी थी और देश के बड़े विख्यात अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मूडीज ने निगेटिव हमको रेटिंग दी थी, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद हम उसको पॉजिटिव ला पाए थे। आज की तारीख में जिसमें आपदा है पूरे विश्व में, सारे देशों की रेटिंग निगेटिव जा रही है, तो भारत उसमें अस्थिरता कैसे रह सकता है? लेकिन हमारे पास एमएसएमई सेक्टर का एक बहुत बड़ा हमारे पास जाल है, जिसके समर्थन के आधार पर हम रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमारी अर्थ नीति है उसको भी है जो है हम अच्छे से रख सकते हैं, ला सकते हैं रास्ते पे। हमने इसीलिए RCEP का विरोध किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसमें, कि जिससे कि मजदूरों का और छोटे व्यवसायियों का हित सुरक्षित रहे, जबकि पूरे विश्व का बहुत ज्यादा दबाव था। NBFC लोन पर हमने मोरेटोरियम कर दिया है, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। कंपनीज एक्ट में सुधार किया है और MSME को आसान शर्तों में ऋण देने की व्यवस्था सरकार ने करी है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज चलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, उससे हमारा देश का अर्थतंत्र चलेगा। आपको पता है कि पिछले 4 महीने से पूरा देश ठप पड़ा है, हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही थी, जो कि जान बचाना सबसे अधिक आवश्यकता थी। हमारे पास उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए लॉकडाउन सही समय पे किया गया। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास किट है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास। एक क्रॉस क्वेश्चन है आपके लिए। आपने कहा कि आपने सही टाइम पे किया, ओके फाइन, एक्सेप्टेड कि आपने सही टाइम पे किया, लेकिन अब बताइए कि इस समय उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 4 दिनों का डेटा देख रहा हूं और आपके पास भी होगा, यूपी में 350 से ज़्यादा केसेस रोज मिल रहे हैं। आज रैंडमली आपने 450 लेबर्स का विभिन्न क्षेत्रों में
टेस्ट कराया, उनमें से 119 के सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। नंबर ऑफ केसेस राइज कर रहे हैं। पूरे देश का डेटा देखेंगे 3 दिनों आप देख रहे होंगे कि पिछले 9 दिनों में 6 से लेकर 8,000 डेटा 6,000 से 8,000 तक नए केसेस सामने आ रहे हैं। इस समय तो आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, इस समय रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होनी चाहिए, और आप इस समय सब कुछ ओपन कर देना चाहते हैं। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए जब तक इसका इलाज नहीं निकलता है ये डेटा तो बढ़ेगा, इसको तो कोई भी सरकार होती रोक नहीं सकती है। हमने पूरी तरह से जन जागरण किया है, हर तरीके से जनता को बताया है। सरकार हर गली में डंडा लेके नहीं खड़ी हो सकती है, ये हमारे तो लोगों को भी सामने आना चाहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करते हुए हमने साफ साफ कहा है कि आप एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के निकलें, अपने हाथ को बराबर धोएं। ये प्रक्रिया तो हमको तब तक करते रहनी चाहिए चाहे जब तक कि देश पूरे कहीं से भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं होती है। इसको हम अपने खाली शिक्षा के आधार पर ही हम इसको दूर कर सकते हैं। यानी अब जनता अपनी अवेयरनेस और अपना ध्यान खुद रखे। करेक्ट, जनता को रखना ही पड़ेगा ब्रिजेश जी। हम तो जो सरकार कर सकती है वो तो कर ही रही है। करेक्ट, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या। ऑलराइट, जूही सिंह जी को मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूं। जूही जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिनों के बाद आप डिबेट के लिए सहमत हुई, इसके लिए आपका अतिरिक्त धन्यवाद। अब मुझे आप बताइए कि ना तो हम कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोक पा रहे हैं, गांव ग्रामीण तक ये संक्रमण फैल चुका है। आज उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि 450 का रैंडम उन्होंने टेस्ट कराया तो 119 निकले, यानी कि ये वायरस का संक्रमण हमारे गांव ग्रामीण तक पहुंच चुका है। देश भर का डेटा देखें तो एवरेज 6 से 8,000 प्रतिदिन नए केसेस जुड़ रहे हैं। पहले 1 लाख पहुंचने में हमें 117 दिन लगे और दूसरे 1 लाख पहुंचने में हमें 15 दिन लगे, लेकिन अब हम सब कुछ खोलते जा रहे हैं। दूसरा संकट अर्थव्यवस्था का हमारे समक्ष है। ब्रिजेश जी, जो हो गया, लॉकडाउन हो गया और उसके बाद हमने कोई प्लानिंग नहीं की कि कैसे हम अपने प्रवासियों को, अगर वो घर जाना चाहते थे तो पहुंचाते। हमारे पास सारे संसाधन थे, ट्रेन चला सकते थे, बस चला सकते थे, लेकिन उसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंच चुका है। लोग डर गए हैं क्योंकि हमने कोरोना को क्रिमिनलाइज भी कर दिया है एक हद तक। अब लोग बताने में डर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग जा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए तो अब एक एडिशनल जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों पे है जो अपने फील्ड में है कि वो आइडेंटिफाई करें और जिसको इलाज मुहैया करा सकते हैं, टेस्टिंग बढ़ाएं। हमने केवल 40 लाख टेस्ट आज तक किए हैं, आज शायद 24 घंटे में उसमें 1,28,000 टेस्ट किए हैं। जहाँ तक मूडीज़ की रेटिंग की बात है, ये कोविड रिलेटेड नहीं है, बस मैं ये करेक्शन करना चाहूँगी। उन्होंने जो कारण बताए हैं वो ये बताए हैं कि 8 क्वार्टर से हमारा घरेलू सकल प्रताप गिर रहा था, हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। हम जो भी आर्थिक सुधार कह रहे थे कि हम कर रहे हैं उसको हम ज़मीन पर नहीं ला पा रहे थे। तो एक अविश्वास हमारी नीति निर्धारित जो संस्थाएं हैं उन पर मूडीज या स्टैंडर्ड एंड पुअर या फिच ने यही कहा है कि हम आगे इस चुनौती को अपने हैंडल भी कर पाएंगे कि नहीं, इसका उनको विश्वास नहीं है। इसीलिए कर्ज अब महंगा हो जाएगा। एमएसएमई की बात की आलोक जी ने, एमएसएमई में आज ही ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई है। 32% कहते हैं, 35% कहते हैं कि हमारा एमएसएमई जो कारखाना है वो बंद हो चुका है, वो हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं। 37% जो खुद मुख्तार लोग हैं वो कहते हैं कि अब हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं, बंद हो चुका है। केवल 32% लोग ऐसे जो कहते हैं कि भाई 6 महीने से ज़्यादा हमें लगेगा रिवाइव करने में। एमएसएमई को रिवाइव करना इसलिए आवश्यक है। सरकार ने क्या करना चाहिए, आपका सुझाव क्या है? वहां से प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं जूही जी, बट सॉल्यूशन क्या है? सर, जरूरी ये है कि जी सोल्यूशन ये है कि पहले हम माने कि हमारी अर्थव्यवस्था कठिनाई में है, एमएसएमई को सही मायने में पैसा पहुंचाएं, सस्ता कर दें और लोगों, डिमांड जब तक नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना बहुत आवश्यक है किसी भी जरिए से। हम केवल इन आंकड़ों में अगर रहें, जैसा आपने कहा कि आज के जी ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, हम कोरोना वायरस की लड़ाई देख ही रहे हैं आपकी किस हालत में पहुंच गया है कि संक्रमण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी सामने हमारे लोग पास समस्या है अपने लोगों को रोजगार देना, उनके धंधा बचाना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ताकि लोगों का जीवन कम से कम सामान्य रूप से चल सके। तो सरकारों ने क्या करना चाहिए और इस विपत्ति का कारण क्या है? देखिए ब्रजेश भाई, आपने और जूही जी ने मिलकर के लगभग 75% से ज़्यादा मेरी बातें कह दी। मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको।
इसमें कहीं बातों को दोहराने से आवश्यकता नहीं है। जूही जी ने सारी की सारी बातों पे बड़े ही विस्तार से प्रकाश डाल दिया, चाहे वो मूडीज की एजेंसीज की बात हो और चाहे एमएसएमई की हो। तो आप मोटी तौर पर एक चीज देख लीजिए, जिस चीज पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही है वो है एमएसएमई सेक्टर, और उस एमएसएमई सेक्टर में हर तीसरी इंडस्ट्री बंद है, यानी 3 में से 1 इंडस्ट्री बंद है इस समय, और 3 में से 2 इंडस्ट्री जो बंद नहीं है उनमें से एक खोलने के मूड में नहीं है, और दूसरे कह रहे हैं कि साहब हमें कम से कम 6 महीना लगेगा रिवाइव करने में। यह बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कबीर के उस दोहे पर चल रही है कि कबीरा इस संसार में तान चदरिया सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी आलोक जी, होई तसल्ली सो होए। से तो मैं ये सबकी बात ले सारे लूं के फिर सारे आऊंगा। लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि साहब हम हेडलाइन बना देते हैं। कभी हम 66 करोड़ मास्क की बात कर देते हैं, कभी हम 5I की बात कर देते हैं, कभी आप कह देते हैं कि साहब अरे, चाइना के चूक हो गई प्रोडक्ट्स तो का आप गला बहिष्कार पकड़ के लटक कीजिए। जाते हैं। एमजी सेक्टर अरे हो जाता है बोलने नहीं में नहीं कभी नहीं, कभी। मैं गला पकड़ के नहीं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको। नहीं जी, मैं और ये सब मैंने नहीं बोला, आप ही ने कहा था एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश में मात्र 5,000 करोड़ का है। ये मेरा कथन नहीं था, हाँ, ब्रजेश जी आपका तो मैं था, कायम और हूं मैं उस बात आपके पे, मैं कथन कहां को पीछे 25 हट रहा जगह हूं? कोट कर चुका अब आप मेरी गर्दन पकड़ के क्यों लटकना जी, जी। चाहते हो? आलोक जी हैं ना और उसके मैं लिए। आपसे बताऊं जी। कि सारे के सारे लोग 40 करोड़ लोगों के खातों में इन लोगों ने पैसा डाल दिया, और पैसा डाला 51,000 करोड़ पिछले 3 महीने में, जैसा ऑलराइट अमित शाह सर। जी ने बताया। जी। एक आदमी के खाते में 1 महीने में 400 रुपए। ऑलराइट सर, मैं दीपक आप सिंघल जी को समझिए, 1 आमंत्रित महीने करता में हूं। 400 रुपए। Alright. अब 400 रुपए में वो आदमी करेगा क्या, वो आपके सामने है। तो Alright. अब आप जो सुझावों की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी 12 तारीख से लगातार 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाव दे चुके हैं कि Correct. जब तक मजदूर के और मैंने गरीब नोट के कर लिया। खाते में और मैं इस किसान डिबेट को के थोड़ा सा खाते में next level पे ले 7,500 जाना से चाहता हूं। 10,000 रुपया नहीं पड़ेगा, तब कृपया तक सहयोग डिमांड करें। नहीं होगी। मैं इस डिबेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कार्यक्रम के लिए नहीं, समय इनको निकाला। सुनना तो बड़ा सुखद मैं अनुभव आपसे समझना चाहता हूं कि हम एक तरफ नमस्कार तो विजय कोरोना जी। वायरस के संक्रमण का शिकार हैं, बुरी तरह से पीड़ित हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में हैं। सरकारें स्वीकार करें, आईसीएमआर माने अथवा ना माने, हालात हम सबके समक्ष विद्यमान हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का बहुत ही गंभीर संकट है, और ये संकट हम खुद भी महसूस कर रहे हैं, दूसरी एजेंसी से भी ये संकट हमारे समक्ष आ रहा है। आपने पिछली बार कहा था कि आप इस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर सुझाव देने के लिए। मैं समझना चाहता हूं कि एक तो हम खड़े कहाँ पे हैं आर्थिक मामलों में, कोरोना के मामले पे कहाँ खड़े हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब हमारे समक्ष क्या आने वाला है आगे? विजय जी, आपके जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है, इस पर निश्चित रूप से हम सबको मानना होगा कि जहाँ तक इन्फेक्शन का प्रश्न है, ये अब इन्फेक्शन बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचता जा रहा है। लेकिन इसका एक पैरामीटर ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप उसकी रिकवरी रेट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के आधार पर, भारतवर्ष में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी लेवल हो, चाहे कारण हो, चाहे हमने बचपन में जो हम लोग गांव में जो है ज़मीन पर खेले हों, या जो इस प्रकार के हमारे वैक्सीन लगे हों, जो भी कारण रहा हो, लेकिन इम्यूनिटी बेटर होने के कारण रिकवरी बेटर हो रही है। इसलिए जहाँ तक इसका प्रश्न है कि अगर ये कितना तेज़ी से फैलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये फैलेगा, और हो सकता है और हमें और आपको सबको हो चुका, जितने पैनल में बैठे हैं सबको हो चुका हो और होके खत्म भी हो गया। वैसे तो क्यों इसलिए बददुआ मेरे दे रहे हो हिसाब से इसमें जो मोर्टेलिटी है उस पर ज़्यादा हमें चिंतन ऐसा हम लोगों करना ने है। आपका क्या नुकसान और कर दिया है? मोर्टेलिटी कम से कम हो, नहीं बददुआ नहीं रहा। ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूँ, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ कि इसमें क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केस ऐसा है, मैंने इसमें काफ़ी स्टडी किया है, हर पूरी स्टडी को देख रहा हूँ, एसिम्प्टोमेटिक किसी में भी हो सकता है, ये ऐसा निकाल के देखेंगे तो। और इसी तरह वहाँ, इसीलिए वहाँ यूएस में, और अभी 2 दिन पहले मैंने इसको बहुत तेज़ी से टेकअप किया, तो आईसीएमआर ने एडवाइजरी यूपी गवर्नमेंट को भेजी भी है कि आप आईजीजी टेस्टिंग कराएं। आईजीजी जो एलिसा टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आप या आपके चैनल में जितने लोग बैठे हैं किसकी इम्यूनिटी किस लेवल की हो गई है, और उनको अगर हो चुका है तो अगर वो ठीक हो चुके हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक इसका प्रश्न है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोरोना फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है। जहाँ तक आपका इकोनॉमी का प्रश्न है,
और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस टेस्टिंग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी जो स्टेट गवर्नमेंट के सामने आई है आईसीएमआर से परसों, उस पे स्टेट गवर्नमेंट गंभीर चिंतन करके उसके हिसाब से आईजीजी किट्स लगा के जल्दी से जल्दी जितना इसका लेंगे तो लोगों का भय बाहर निकलेगा। जहां तक उसका प्रश्न है इकोनॉमी का, मूडी रेटिंग का प्रश्न है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स इस तरह की होती हैं जिसमें कि कंट्री कोई अपना जो लोन्स लेता है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसका जनरल सेंटिमेंट जज करता है। हाँ, निश्चित रूप से आज के जो स्टेटमेंट है जिसमें एक वर्ड यूज हुआ है नेगेटिव आउटलुक, नेगेटिव आउटलुक जो BA3 से 2 पे लाके नेगेटिव आउटलुक मोदी ने किया है जो रेटिंग एजेंसीज ने, वो चिंता का प्रश्न है। देखिए अभी S&P ग्लोबल रेटिंग्स होती है, फिच रेटिंग्स होती है, ये सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं। यही तीन ही मान्य हैं सर फिच दुनिया रेटिंग में। और S&P रेटिंग्स भी अभी धीरे धीरे करके बात को बोलेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि पूरा तीन ही दुनिया की मान्य रेटिंग्स है, तो मूडीज है, S&P और फिच है। तो इस जन सामान्य के लिए जानना जरूरी है। लेकिन आप उसको अगर आज देखें तो ये रेटिंग लो हुई, लेकिन इंडिया में सेंसेक्स अप हो गया, इंडिया में निफ्टी आज अप हो गई। तो ग्राउंड सेंटिमेंट्स जो है वो जनरल ओवरऑल सेंटिमेंट क्या वो किस ओर बढ़ेंगे, ये रेटिंग्स सर हम अर्थव्यवस्था को अपलिफ्ट कैसे करें, उसे पटरी पर कैसे लाएं, सामने आएंगे। आपके पास इसके कोई सुझाव हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको एक 2-3 फिगर्स आपके संज्ञान के लिए रखना चाहूंगा। हमारे पूरे देश का बजट था 34 लाख करोड़, 30,42,000 करोड़ था, उसमें 26 लाख करोड़ का कमिटेड एक्सपेंडिचर है। हमारा रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था 22,45,000 करोड़, वो 2 महीने में कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तो एक तो ये तय करना पड़ेगा, ये इस पे खुले दिल से चर्चा हो। जो मैंने पहले भी कहा था, जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स डेवलपमेंटल वर्क्स के हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सबको पोस्टपोन करके अपना जो What do you mean by non-essential expenditure? के साथ डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को देने के बाद में साहब देखिए, ये मैं उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नई बहुत सी सरकारी भवन बनने शुरू हो रहे होंगे। मैं तो कई विभागों में इस तरह के काम हो सकते हैं जिसमें कि अभी वो जड़ से शुरू होंगे, 20% तक आएंगे। तो ऐसे कार्य जो कि 70-80% हो चुके हैं उसको पूरा करा लें। बाकी कामों में जो 0 से 30 लेवल के हैं उनके एक्सपेंडिचर्स को रीअप्रोप्रिएट करें, और उससे जो कैपिटल जो बचता है उस कैपिटल का प्रयोग, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू साइड में जब पैसे ही नहीं है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कहीं से तो बजट लाना पड़ेगा। तो आपको बजटरी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी सरकारों को, नंबर 1। नंबर 2, जो बात जो आप कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इंटेंट बहुत अच्छी है। आपने कहा कि अभी हमारे सभी लोग कह रहे थे, प्रवक्ता जितने भी थे आपके चैनल पे हैं, कि हम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन 3 लाख करोड़ की बात हुई थी, उस 3 लाख करोड़ में ग्राउंड पे कितना बैंक से कर्जा डिसबर्स हो गया, इस फिगर पे शायद मेरी ये फिगर मैं आज तो ढूंढता रहा, मुझे तो कहीं पूरे गूगल पे दिखाई नहीं दी कि ये फिगर कितना डिसबर्स हो गया। तो रियलिटी में केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसबर्स कर दिया, पर एक्चुअली में बैंकों ने डिसबर्स नहीं किया ना। चाह रहा हूं मैंने नोएडा साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए प्लीज, सरकार तो इंटेंट दे सकती है, सरकार ने एक फैसिलिटी विंडो दिया, लेकिन ये भी अध्ययन करना पड़ेगा हम सबको कि लोगों ने उसको कर्जे को क्यों नहीं लिया। अगर मान लीजिए मैंने नोएडा के एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से बात की तो कहते थे साहब हम कर्जा क्यों लें, वैसी गर्दन हमारी फंसी मैं आऊंगा, आप वेट करें। अगर मान लीजिए मैं 7-8% पे कर्जा लूंगा, प्रोसेसिंग चार्जेस आज भी बैंक 1% ले रहा है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मान लीजिए जो भी चीजें हुई हैं, जो इंटेंट हुई हैं, जो चीजें की घोषणा है, उसका एक मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से ग्राउंड पे हो जाना चाहिए। ऑलराइट सर, मैं सिद्धार्थ कलंज जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। कितना हो गया है? ओके तो अगर मान लीजिए मैं सपोज तो ये जस्ट वेट सर, जस्ट वेट। ओके, मेरे साथ सिद्धार्थ कलंज जी मौजूद हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और आर्थिक मामलों के उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं। आप मुझे बताइए सिद्धार्थ जी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम कहाँ पर खड़े हैं? हम मतलब उत्तर प्रदेश कहाँ पर खड़ा है, हम मतलब देश कहाँ पर खड़ा है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है? देखिए ब्रजेश जी, कोरोना संकट से पहले भी अर्थव्यवस्था तकरीबन इसी तरह की परेशानियों से जूझ रही थी और लगातार आप इस पर डिबेट संचालित कर चुके हैं और हम लोगों को मौका भी दिया है, हम लोग आए हैं, बात भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कोरोना ने बर्बाद कर दिया है, कोरोना से पहले भी हम बर्बादी की राह पर थे। और अभी जो भारत की सरकार ने, माननीय केंद्र सरकार ने अभी जो आंकड़े रिलीज़ किए हैं वो कोरोना से पहले के ही रिलीज़ किए हैं, जहां हम 3.1 पर खड़े हुए हैं, यानी कि हम अपने एस्टिमेट से करीब 1.4%, यानी हम
अपने बनाए हुए एस्टिमेट से करीब 30% नीचे जा चुके थे। ये कोरोना से पहले की स्थिति है और अब की स्थिति हमारी वो 30 जून के बाद पता चलेगी कि हमने कोरोना के काल में हम कहाँ पहुँच गए हैं। नीचे गिर के हम जीरो से नीचे चले जाते हैं या कहाँ जाते हैं अभी कह नहीं सकते, वो 30 जून के बाद पता चलेगा। आपका आकलन क्या है कि हम तो जीडीपी परिस्थिति में माइनस में हमारी चले गए हैं? जी, परिस्थिति हमारी पहले से खराब थी, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कोरोना जिम्मेदार है। कोरोना ने कोढ़ में खाज का काम जरूर किया है और ज़रा बड़े वाले खाज का काम कर दिया है कि उसके बाद की स्थिति ऐसी हो गई कि पहले हम रिवाइवल मोड पर ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर सोच रहे थे, आज हम रिवाइवल मोड पर सोचते हुए थोड़ा डर रहे हैं। अब आपने बार बार पूछा, सबसे पूछा है, चूँकि दिक्कतें क्या क्या हैं ये सबने बता दी हैं। आपने कहा कि सुझाव क्या होना चाहिए। एमएसएमई की बात हर कोई कह रहा है और आजकल अचानक से एमएसएमई याद आया है। मैं बहुत आभारी एक्चुअली हूँ। एमएसएमई एक टर्मिनोलॉजी है। जी जी, नहीं मैं आभारी हूँ। इसके पे है एक बच निकलने का एक रास्ता है। नहीं, मैं तो एक्चुअली ये उतना एग्जिस्ट नहीं करता जी। जितनी सरकारें इसको मैं आभारी जिस हूँ प्रपोर्शन कि- पर इसको एक्सक्लेट करती है। मैं आभारी हूँ कि दोनों सरकारों को, दिल्ली और यहाँ सबको याद आया एमएसएमई का, वरना एमएसएमई की क्या हालत है आपके यहाँ बहुत। भाई साहब इसको कोई मुंह नहीं लगाता था। जी, मैं तो मुझे याद आपके है यहाँ कितने यही एमएसएमई सिंघल साहब जब चीफ सेक्रेटरी जी। थे एमएसएमई को हलो नहीं करते थे। एमएसएमई के कितने लोग आपके यहाँ डिबेटों में बैठे रहे हैं और कितना कुछ सुना है हम लोगों ने हालत। तो एमएसएमई की देखिए, इस समय एमएसएमई से कहा जा रहा है कि आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को तनख्वाह न रोकें। एमएसएमई बार बार ये कह रहा है कि हमको तनख्वाह देने के पैसे आप दे दें। सरकार से कह रहा है, ये एमएसएमई की सबसे बड़ी डिमांड है। हर एमएसएमई कह रहा है कि साहब हम नहीं निकालेंगे किसी को, हम अपने एम्प्लॉय को रखेंगे, कम से कम उनकी तनख्वाह को बियर कर लीजिए। एक बात, बहुत सारे एमएसएमई आज ये कहने लगे हैं, एक जो अमोघ अस्त्र सरकार को याद आया है जो सरदार जी दे गए थे, मनरेगा। बहुत सारे एमएसएमईज की डिमांड है कि उनके जॉब वर्क को मनरेगा के साथ जोड़ दिया जाए। ऐसा जोड़ देने से एक तो मैन पावर यूटिलाइज होगा, दूसरे उनकी जीविका का प्रबंध आसानी के साथ हो सकेगा। और आप चाहते हैं कि ये पैसा सरकार दे? जी, ये एमएसएमई की डिमांड है और ये लंबे समय से उनकी डिमांड है और जब से ये क्राइसिस चली आ रही तब से डिमांड नेक्स्ट है। 15 दिन हम लोग या एक नेक्स्ट 2-3 महीने में जी। हम कहाँ पर खड़े होंगे अर्थव्यवस्था? देखिए 2-3 महीने में तो इस अर्थव्यवस्था इससे और ज़्यादा स्टम्बल करते हुए नजर आएगी, क्योंकि अब जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि कितने फीसदी बंद रहेंगे, कितने फीसदी अगले 6 महीने में खुलेंगे और खुलने के अच्छा, बाद मैं आज भी- एक बहुत दिलचस्प शख्स को बुलाया हूँ, डीसी चंदानी साहब। जी जी, बस ये एक बड़े- बात की, खुलने के बाद भी जी। जो स्थिति है, मैं कानपुर के टैंडरीज के लोगों से बात कर रहा था जो कल से खुल गई हैं, वो कह रहे हैं कि खोल दिया है, झाड़ पोंछ दिया, सफाई शुरू कर दी है, लेकिन ऑर्डर नहीं है और लेबर भाग चुका है। तो जी। ये दिक्कत करीब करीब सभी चंदानी साहब जो है ये लखनऊ के बड़े धाकड़ व्यापारी हैं, कई तरह का बिजनेस करते हैं। कैसे हैं भाई चंदानी जी? बढ़िया है। कैसा चल रहा है धंधा आपका? धंधा तो बंद है, तो क्या कर रहे हो आजकल फिर? आराम कर रहे थे, सरकार ने बोला आराम करो, आराम कर रहे थे। देखिए अभी क्या है, आगे क्या अर्थव्यवस्था आप लोग का को भविष्य है? अर्थव्यवस्था को हमने रोका, सारी चीजें रोक दी कि भैया सिर्फ खाना खाओ, घर पे लेटे रहो। अब अचानक से कहे जी उठ के दौड़ो, तो अचानक से उठ के कहाँ दौड़ पाएगा आदमी। अब जो चीज़ें हमने बंद कर दी, जो सारी डिमांड्स खत्म हो गई, अब उनको जनरेट करना है। एमएसएमई की ये बात हो रही थी, एमएसएमई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एमएसएमई वाला उत्पादन करता है और वो अपने माल को उधार बेचता है, और जब उसको उधार का पैसा वापस नहीं आता है, किसी चेक को जाके वो न्यायालय में लगाता है उसके लिए कि भाई इसको चेक इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सजा दी जाए, मेरा पैसा वसूल कराया जाए, तो ब्रजेश जी वो पैसा जीवन भर मिलता नहीं है। ये छोटी छोटी समस्याएं जो हमारी हैं, इसको कोई सुने। और देखिए यहाँ से निकलेंगे हम कैसे, ये जो अर्थव्यवस्था हमने फंसाई है इसको निकालेंगे भी हम ही, लेकिन निकालने के लिए करना क्या होगा, सरकार को बड़े त्वरित निर्णय लेने होंगे। अब देखिए चाइना से 5,68,000 करोड़ का सामान हर साल आ रहा था, तुरंत बैठिए देखिए क्या क्या आ रहा था, क्या क्या हमारे देश में बनता है, उसको तुरंत लाना बंद करिए। चाइना के व्यापार में मैंने देखा एक बड़ी अच्छाई थी, वो चाइनीज इतने सियाणे हैं कि वो सारा पैसा एडवांस जमा करा लेते थे, जबकि मेरा एमएसएमई वाला अपना पैसा लगा के माल को उधार देता। अरे मुझे भी पैसा नगद दिलवाने की व्यवस्था करिए तो मेरा व्यापार चले। दूसरा, मेरा मजदूर जिसको मैंने 2 महीने तनख्वाह दी, अब मेरे पास खुद के पास नहीं है, मैं बैंक के पास अगर जाता हूँ
तो बैंक कहता अभी ब्याज क्या पे- हालत है आप लोगों की? जी सर, अभी हालत कैसी है आप लोग की? हालत तो हमारी सर अभी खराब है। और कितने- इसको सर कितने अगर दिन हम चाहते survive हैं कर कि पाएंगे जल्दी आप लोग? सुधरे तो हमारी एक थिक टैंक बनाने होंगे सर, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा और बड़ी गंभीर। अब जैसे सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हूं। अब एक रेरा कानून हमने बनाया। अब सर बड़े जोर शोर से रेरा 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 साहब, बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया रेरा को। आज रेरा की स्थिति क्या है? रेरा के पास रेरा नक दंत शिक विहीन कानून है। रेरा का सेक्रेटरी मुझसे कहता है कि साहब मेरे पास कोई पावर नहीं है बिल्डर को सजा देने की, मैं तो इनको सलाह दे सकता हूं कि ये आपको ये चीज दे दें। तो मैंने कहा सर फिर अगर मुझे कोर्ट रेरा नहीं जाना मतलब था 4 तो क्लर्क, मैंने 6 3 महीने आपके मेंबर, पास क्यों एक खराब किए? चेयरमैन, इतना है उनके पास बस। अब क्या किसी को सजा दे लेंगे, खुद ही गरीब हैं बेचारे। सर उनको अगर आप पावर नहीं देंगे तो बनाया क्यों? ऑल राइट चंदानी साहब, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं इस डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, क्या हालात हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में? नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार कह रही है कि एमएसएमई में बहुत काम हो रहा है और तमाम एमओयू वगैरह भी साइन किए गए हैं, तो ग्राउंड पे कुछ इम्पैक्ट वगैरह आप महसूस कर रहे हैं? देखिए सिंघल साहब अभी बोल रहे थे, तो एक तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 58% केसेस ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी सूचना है। और दुनिया में जहाँ मृत्यु दर 6.13 है, वहीं इंडिया में 2.82 है। तो ये बात तो कोरोना की रही। 2 लाख के करीब हम आज हिंदुस्तान में हो जाएंगे कोरोना के मरीज। जी, अभी 199 हैं, 1,99,000। अभी डेटा आज का रिलीज नहीं हुआ है। अब दूसरी बात देखिए, अर्थव्यवस्था के मामले में राज्य सरकारों के हाथ में तो बहुत कुछ है नहीं। जब से जीएसटी आया 2015 के पहले बहुत कुछ चीज़ें रही थी जब उनका योगदान होता था। अब केंद्र सरकार के नीतियों और निर्णयों पर निर्भर करता है ब्रजेश जी। लेकिन आज अगर डॉलर 75 रुपया पहुंच गया है रुपए के मुकाबले, तो ये मनमोहन सरकार की देन है और नाकामी है कि वो डॉलर को 60 रुपए पर नहीं रोक पाई, 60 रुपए पर छोड़ कर गई थी। अगर वो 60 ना करती तो आज डॉलर 75 पे ना पहुंचता। अरे मनमोहन जी की सरकार नहीं है वीरेंद्र जी, मोदी जी की सरकार है। नहीं, वो मनमोहन जी अगर रोक लिए होते उसके 60 पे तो आज 75 तक ना पहुंच पाता। अच्छा, इसमें भी गलती मनमोहन सिंह की है? मनमोहन सिंह की है। और ब्रजेश जी, यस बैंक इसलिए डूबा। वीरेंद्र भाई नेहरू की है, नेहरू जी एक सेकंड भाई सुरेंद्र जी, आप वीरेंद्र जी के बीच में बोलने का जोखिम ना लें। ब्रजेश जी, यस बैंक इसलिए डूबा कि इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। और जो भी बैंक डूबे ये कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से डूबे। इस देश में ब्रजेश जी, जहां 2100 रुपये में धन वर्षा यंत्र मिलता हो, वहां मंदी कैसे आ जाएगी? हमारे पंडित पुजारी ये सब काहे के लिए हैं? यंत्र बनाएंगे, देश संपन्न हो जाएगा। देखिए, कुल मिला के हालात ये है कि अगर अर्थव्यवस्था इस देश की अगर बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो भी पवित्र हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने नोटबंदी की थी। उस नोटबंदी का क्या असर है? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, वो अब जुमला है। तो कैसे ये अर्थव्यवस्था चलेगी? पेट्रोल डीजल के दाम जब मनमोहन सिंह बढ़ाते थे तो बीजेपी आंदोलन करती थी, तब बीजेपी नहीं जानती थी आज मनमोहन सिंह आपके टारगेट में है वीरेंद्र जी। नहीं, तब बीजेपी को क्या नहीं पता था कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तय होते हैं? चूंकि आंदोलन करती थी वो। ब्रजेश जी, एक बात और समझ में नहीं आती कि अर्थव्यवस्था ये मंदी इतनी तेज कैसे आ गई, जब अभी 4 महीना पहले तक हमारे देश के लोग कश्मीर में 5-5 प्लाट खरीदने की बात करते थे। जब सीए कानून के पहले, जब 370 खत्म किया गया था, बहुत सारे भाजपा के लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने जो है अर्थव्यवस्था को छलांग लगाने के लिए ये कदम पीछे खींचा, अर्थव्यवस्था ने अभी फिर जंप मारेगी। बहुत सारी बातें हैं जी, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इस देश की तमाम सारी सच्चाइयां हैं। सरकार लाख कोशिश कर रही है, व्यवस्था सुधर नहीं रही है। जब तक इस देश में जनसंख्या का विस्फोट नहीं रोका जाएगा,
तब तक शायद संभव नहीं है कि आने वाले 10-5 सालों में कोई सुधार दिखे। हम कहते हैं कि गांव आत्मनिर्भर बने, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं। एमएसएमई एक नया नाम आ गया है अंग्रेजी का, गांव में तो लोग जानते भी नहीं होंगे कि लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है कि हैंडलूम है, क्या है, कौन किस में आता है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इस देश को चलाया जाए, इस देश में खुशहाली लाई जाए। देखिए, कहते हैं, आप कहते हैं कि एमएसएमई, मनरेगा, कृषि, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इस देश में लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं, उनका जीवन चला सकते हैं। इस पर अगर सर्वाधिक काम किया जाए तो ही भला है, अन्यथा उद्योग बचे नहीं। जब और जिस हिसाब से कोरोना का प्रभाव है, अब हर गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से प्रभावित होती है, तो भारत नहीं बच सकता। वो दौर और था जब जीडीपी 10.8 पे गई थी और तब एकदम नकारा प्रधानमंत्री था इस देश में। आज तो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, तब भी जीडीपी लुढ़क जा रही है। और जीडीपी छोड़िए, क्राइम की बाढ़, अपराधी, संसाधन, सबका तमाम बुरा हाल है। ब्रजेश जी, एक बार एक बच्चा बीमार पड़ गया जी, लेकिन बेटा पड़ा है बीमार और पैसे नहीं है 4, और पिताजी आए, राहत लाए, बोले ये लो बेटा उधार। तो ये उधार जो मिल रहा है बैंक देने को तैयार नहीं है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जी कंक्लूड करें बीरेन जी। चलिए, आप कह रहे हैं तो बोल दूंगा जल्दी। वैसे 2 शेर अगर कहिए तो सुनाऊं, अच्छे हैं। नहीं, ठीक बात है, गो अहेड। सुरेन जी तो कब से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कहा गया नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खाई में गिरने वाली है। नोटबंदी फेल है और विरोध करने पर जेल है। और दूसरी ये है कि लुढ़के रुपया रोज ही रहा न कोई मोल, और क्या होगा इस देश का खुली ढोल की पोल। 28,000 में थी सोने की धात और बहुत सी समय बीता नहीं, सन 14 की है बात। और महंगाई तोड़े कमर, बची न कोई राह, रुपया अब रुपया नहीं रहा 10 पैसे की था। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आलोक अवस्थी जी की तरफ रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। भाई आलोक जी, कोई एक ठोस प्लान, एक वृहद कार्य योजना अब आपको लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के भीतर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब आपको इसके लिए कोई ठोस पहल करनी पड़ेगी। सिर्फ कुछ सेक्टर में पैसे डाल देने, कुछ सेक्टर में पॉलिसी बदल देने भर से काम नहीं चलने वाला। अब आपने कुछ ठोस पहल करनी पड़ेगी। ब्रजेश जी, मैं पूरे पैनल को सुन रहा था, ऐसी नकारात्मकता की ध्वनि आ रही है जैसे निराश, परेशान, बिल्कुल जैसे कि बिल में लोग घुसे जा रहे हैं, इस तरह की पोजीशन ला के बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी सरकार थी जो 5 साल चुनाव लड़ने के बाद 303 सीटें लेकर के आई थी, यानी कि हम अच्छा काम करके आए थे। 5 साल में हमने करके दिखाया है। आज कोरोना संकट में जब से पूरा विश्व पीड़ित है और सारी समस्याएं सबकी वो झेलनी पड़ी, चाहे कोई सरकार आती, तो सबसे निकृष्ट सरकार का तमगा जो है हमको दिया जा रहा है। यही भारत है जिसने अपना सोना गिरवी रखा था। यही कांग्रेस सरकार समर्थन कर रही थी उस सरकार को। वो समय हम भूल जाते हैं। जिस समय अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते हैं, हमारी रेटिंग 0 चली जाती है, जबकि कोई कोरोना वायरस नहीं होता है। उसकी चर्चा उसकी चर्चा आज आप उसके बराबरी कर रहे हैं। जिस समय हमने देश, पूरा विश्व बंद है, इस समय इंडस्ट्रीज बंद है, लोग बंद है, व्यापार बंद था, कहां से तो अब आप करोगे क्या? आपके पास एक्शन प्लान क्या है आगे का? आलोक जी, नहीं प्रज्वल जी, एक्शन प्लान सरकारों ने बहुत बताया, मैं भी बता सकता हूँ सारे आंकड़े अभी आपको, लेकिन वो समय अभी लगेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल टिप्पणी करने वाली पार्टियां अभी इसमें जो है नकारात्मक ढूंढ करके फिर से नेगेटिव बातें करेंगी। चाहे कांग्रेस के नेता रहे हो, निगेटिव को आप पॉजिटिव में बदलो। आप बताओ कि आप क्या ऐसे पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो ना, आप बताओ कि ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। देखिए ब्रजेश जी, हमने पहले भी आपसे कहा था, मैं अगर आप कुछ पॉजिटिव की बात करते हैं, ये बात सही है। हमने जो है देश के तमाम रणनीतिक तौर पर जो अहम सेक्टर है उसको निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया है, निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया है। 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर्स को हमने बंद करके
देश की कंपनियों के लिए खोला है कि उनको लाभ मिले, विदेशों में लाभ न जाए। हमने मेक इन इंडिया। पर ये जितने लोग बैठे हैं ये कह रहे हैं कि इसका ग्राउंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है जो आपने अनाउंसमेंट किए हैं। आपकी डिबेट में नहीं साल निकल पाएगा, क्योंकि सारे नकारात्मक लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के एक तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब नकारात्मक लोग हैं? बिल्कुल नकारात्मक है। ओके। सिंगल जी की बात बहुत हद तक सही रही है, सिंगल जी की मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने आंकड़ा रखा है, लेकिन जिस तरीके से बराबर निगेटिव बोलना, सिद्धार्थ जी की जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, जो उनके वर्ड के मुझे आश्चर्य है। इनके बॉडी लैंग्वेज में आपने क्या लगी? तो बेचारे शरीफ आदमी हैं, बैठे हुए चुपचाप, इनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या बुरा लग गया? ब्रजेश जी, जो उनकी भाषा, जो उनका चित्रण था, वो मतलब वो पत्रकार है, मुझे लगता है कि उनको मालूम है कि इस समय स्थिति क्या है। ही इज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, ही इज अ वेरी रिनाउंड। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जिस समय आप एक विषय के आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में जब आप आएंगे, तो आपको अच्छा भी क्या है, बुरा क्या है, और हमें क्या अच्छा करना चाहिए, तीनों विकल्प लेके आना चाहिए। नहीं, आप अच्छा ही क्यों सुनना चाहते हो? अगर वो कुछ बता रहे हैं तो आप सुनो, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ ठीक कर सकते हैं तो करिए। आप हमेशा अच्छा ही क्यों सुनना चाहते हो? ब्रजेश जी, ये देश फिर उठ खड़ा होगा, हमारा ही देश था जब हमने परमाणु शक्ति बनाया था। ये सबका देश है। तो सुन, हाँ ब्रजेश, मैं कह रहा हूँ, ये देश उठ खड़ा होगा फिर से। हमारे यहाँ आधी आधी रोटी बांट करके लोग खाते हैं, एक टाइम खाना छोड़ करके भी हम लोगों ने काम किया है। एक समय जब पूरे विश्व में हम जब परमाणु शक्ति बने थे, हमारे पास प्रतिबंध लग गए थे, तब भी ये देश खड़ा हुआ था। जब देश का सोना गिरवी रखा गया था, तब भी ये देश खड़ा हुआ था। मैं फिर आपसे कहता हूँ, देश सक्षम नेतृत्व में है और देश को भरोसा रखना चाहिए अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। हम जो है इसको लड़ाई जीत करके आएंगे। ऑलराइट, देखिए, जब इनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था नीचे क्यों जा रही है, तो ये सबको पूरे पैनल में बैठे हुए सिंगल जी को थोड़ा सा इन्होंने स्पेस दे दिया, बाकी सबको कह रहे हैं आप लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं। ब्रजेश जी, प्रॉब्लम ये है कि आलोक अवस्थी जी और इनके सारे जनप्रतिनिधियों के पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि सरकार अब अफसर चला रहे हैं। आप MSME छोड़ दीजिए, कृषि की बात करिए ना। बख्शी का तालाब में आपका कृषि क्रय केंद्र नहीं खुला गेहूं का, हम लोगों ने मिनिमम समर्थन मूल्य से कम में बेचा। बहराइच में बोरे नहीं पहुंचे हैं, लोग नहीं बेच पा रहे हैं। आपने खरीफ का दाम अनाउंस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर महंगाई दर उसमें डाल दे तो किसान को आज घाटा हो रहा है। ये नकारात्मकता नहीं है आलोक जी, ये सच्चाई है जिसको आपको सामना करना पड़ेगा। आपका नीति आयोग क्या कर रहा है, ये कभी हाँ कभी ना की पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। आपने कहा आत्मनिर्भर बनिए, मेक इन इंडिया। आपने जो 1000 लिस्ट जो पैरामिलिट्री कैंटीन्स में 1000 उत्पादक की लिस्ट आपने दी थी, उसमें आपने सारे तो डाबर, VIP जो सब कुछ यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, उस लिस्ट को आपने डाल दिया, फिर उस लिस्ट को वापस ले लिया। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार को ही देख लीजिए, सुबह एक आदेश होता है, शाम को ये आदेश होता है। अरे सर, एक मिनट सर, अच्छा ठीक है, आप चिल्ला लीजिए, मैं फिर भी बोलूंगी। देखिए विजय जी, जरूरी है कि पैसा हमारे लोगों के पास पहुंचे। फिर आप रिस्पॉन्ड करिए। नहीं मिल रहा है, आप पब्लिक, यस जूही जी, जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आपने बेसिकली अपना एक साधन बना लिया कि इसके थ्रू हम घोषणाएं करेंगे, और पब्लिक सेक्टर बैंक से आपने ये कह दिया कि आप कर्ज उपलब्ध करा लीजिए। कौन कर्ज लेगा, पैसे आप कैसे पहुंचाएंगे, डिमांड कैसे जनरेट करेंगे, सबसे आवश्यक ये है। और इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना के पहले लड़खड़ा रही थी। भाषण और घोषणा का अगर समय है तो आप कर सकते हैं। आप अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स के लिए, श्रमिक मजदूरों के लिए कि वी आर स्टैंडिंग विद यू। कौन पढ़ रहा है उसको, उस पे आप क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं? चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे ज्यादा सुरेंद्र राजपूत जी, इल्जाम आप पर भी है कि आप सब बड़े नकारात्मकता फैला रहे हैं, और आपने तो अपने टाइम में जिसको सपोर्ट दिया था सोना गिरवी रखवा दिया था, अभी आप कैसे मतलब आलोचना कर सकते हैं? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये इतिहास की हुई बातों को शिखंडी बना करके उनके पीछे छुप जाती है। अगर हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस समय ऑटोक्रेटिक बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये कहेंगे कि साहब नहीं, ये तो इमरजेंसी लगाए हुए लोग थे। तो सच्चाई को ये स्वीकारना नहीं चाहते, ये सच्चाई के पीछे खड़ा होना चाहते, दूसरे की गलतियों के पीछे छुप करके वार करना चाहते हैं, जिम्मेवारी ओढ़ना नहीं चाहते, कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गप।
अब परिस्थितियां जब सामने आपके ये हैं कि आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था, एक अच्छी खासी खुशहाल भारत हमने इनको दिया था, जो कि 6 साल इनके हाथ में चल गया, और उन 6 साल में जो इन्होंने बर्बादियां की वो कोरोना काल से पहले की बर्बादी आपके सामने आ चुकी है, और कोरोना काल के बर्बादी के what should बाद be की done? बर्बादी किया क्या जाना आपके सामने चाहिए? 30 जून के क्या बाद किया जाना आएगी। चाहिए? ये बहुत कुछ सुझाव हैं आपके पास, what should be done? मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं। पिछली 4 आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस श्री राहुल गांधी जी की देख लें तो वो बिल्कुल सरकार के लिए एक तरीके से सूत्र वाक्य हो सकती है अगर वो लोग चाहें तो, जिसमें पोजीशन नंबर 1, डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों की जेब में आपको कैश पैसा डालना होगा। जब डिमांड जनरेट होगी और जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योगों के पास सामान पड़ा हुआ है, उस सामान को खरीदने की क्रय शक्ति तो हमारे मजदूरों की और हमारे किसानों की जेब में होनी चाहिए। सही कहा जूही जी ने, इस बार का आपने फसल का एमएसपी ही आपने घोषित नहीं किया, और सच्चाई है कि उस पर अगर महंगाई दर जोड़ दीजिए तो वो आप घाटे में दे रहे हैं। 1900 रुपए गेहूं 1500 रुपए में बिक रही है। तो तीसरी बात जो है, एमएसएमई सेक्टर को, लघु उद्योग सेक्टर को और बड़े उद्योग सेक्टर को ब्याज मुक्त कर्ज देना होगा। ब्याज मुक्त, तरलीकृत जो कर्ज आप दे रहे हैं 7 से 11% का, उसको लेने के लिए पहले से कोई तैयार नहीं है। जब तक आप ब्याज मुक्त कर्ज नहीं देंगे तब तक ये जो देश के बड़े व्यापारी हैं ये लोग अपने सेक्टर्स को शुरू नहीं कर सकते, लघु उद्योग नहीं शुरू हो सकता, छोटा व्यापारी नहीं शुरू हो सकता। और ये लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ हेडलाइन बना रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि साहब हम जो है कामगारों की हम मैपिंग कर रहे हैं, कहां चली गई मैपिंग? 4,82,000 करोड़ के सुरेंद्र जी प्लीज कंक्लूड करें। ब्रजेश जी, ऑलराइट, उनमें से कितने कारखाने लग दीपक गए सिंघल यूपी जी, में? इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ तो पटरी पर लाएं? हमारे पास इमीडिएट कुछ करने के लिए सुझाव हैं आपके पास? देखिए, इमीडिएट के लिए जहाँ तक ब्रजेश जी का प्रश्न है, इसका इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही है कि जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं उनको इमीडिएट डायरेक्ट रिलीफ मिलना। डायरेक्ट रिलीफ मिलने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं देखिए, 2 डिसिप्लिन होते हैं, एक फिस्कल और एक होता है मॉनेटरी। अगर यहाँ तक भी अगर फिस्कल साइड को जो हैंडलिंग है, अगर आप जैसे बात ये हो रही है तो फिस्कल साइड में आपको सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, मॉनेटरी साइड से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बैंकिंग सिस्टम से सपोर्ट नहीं निकलेगा। अगर आप फिस्कल सपोर्ट देखें तो 1.5% ऑफ जीडीपी इंडिया में, अगर लाइक टू लाइक अमेरिका से कंपेयर करें तो 1.5% पौने 2% से जीडीपी से ऊपर सपोर्ट नहीं है। अब फिस्कल सपोर्ट तभी बढ़ सकती है जबकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने बजट्स को रिप्रायोरिटाइज करें। उसको रिप्रायोरिटाइज करके फिस्कल लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो, लोगों की डिमांड क्रिएट हो, लोग अपना सामान खरीदने की साइकिल वापस क्रिएट, यही मैं बार-बार मैं तो विजय जी आपसे साफ कह रहा हूं कि मैं इशू फ्लैग कर रहा हूं, आप इस बात पे डिबेट करा दें एक बार सरकार के, किसी भी सरकार की तरफ से, कि कितने प्रोजेक्ट सरेंडर हुए हैं, उनकी लिस्ट कौन कौन सी है, कितने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट सरेंडर हो गए और उसके उनको किस जगह रीअप्रोप्रिएट कर दिया। तो यही अगर लिस्ट पब्लिक हो जाएगी तो उससे काफी लोगों को राहत मिल जाएगी साहब कि आपके हम लोग का सबका मन सही है कि भाई हम उसको वास्तव में धरती पर चीजों को उतारना चाहते हैं। मेरा ये आपसे निवेदन है कि, और दूसरा ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अनावश्यक एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस फ्रंट्स खत्म करना चाहिए। तीसरी चीज जो चीजें जो हैं, जो इसके बारे में जो जैसे जो कहा था कि अगर मान लीजिए आपको मॉनेटरी साइड में भी सपोर्ट करना है तो उसका क्रियान्वयन करने का और सवाल है, ठोस ये जो हमारे पास उतारने का ग्राउंड गवर्नेंस का प्रोग्राम होना चाहिए। अगर नहीं उतरता है, ये फावड़ा चलाने वाले मजदूर नहीं है, ये सेमी स्किल्ड हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं जो दूसरे प्रांतों से हमारे भाई बहन लौटे हैं। हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास मनरेगा के अलावा तो कोई योजना है नहीं जहां पर हम इन्हें काम दें, और ये स्किल्ड लोग हैं। देखिए, मनरेगा जो है, मनरेगा का जो सोल्यूशन है, मनरेगा कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है। मनरेगा इज ए डिस्ट्रेस कि आपके जब आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो उस तरह के सिस्टम को हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह जो इस समय बहुत काम भी आ रहा है, लेकिन ये जो स्किल्ड लेबर को अभी तक करना पड़ेगा, जबकि एक एक आदमी को पकड़ के एक एक ब्लॉक पे आपको 2-2 इंडस्ट्री लानी पड़ेंगी किसी भी तरह। और मैं कह रहा हूं फिर से सोशो इकोनॉमिक मॉडल लाना पड़ेगा। खाली इकोनॉमिक मॉडल से देश नहीं चलेगा। सोशो इकोनॉमिक का मतलब यह है कि सरकार को भी, जैसे देखिए एक तरह से पब्लिक सेक्टर तो खत्म ही हो रहे हैं,
हो सकता है आपको पब्लिक सेक्टर सपोर्ट देनी पड़े ब्लॉक लेवल पर, और वहां पर सरकार के इन्वेस्टमेंट से चलवाएं से, भले ही प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। हमें गांव की ओर, गांधी जी का रास्ता वाला वो वाला जो बात थी, चलो गांव की ओर, चलो ब्लॉक की ओर, उस ओर लाना पड़ेगा। और सर, मैं आजादी कहता हूं, के हर बाद से तो ब्लॉक हम पे लोग एक गांव एक की इंडस्ट्री तरफ खड़ी हो जा जाए रहे ना हैं, पर किसी आज तक तरह, पहुंच एक भी नहीं पाए। सरकार खड़ी कराए, प्रॉब्लम ये पकड़ है। के कराए किसी लोगों से। ऑलराइट सर, सिद्धार्थ कलंश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ डिबेट में। देखिए साहब, भाई सिद्धार्थ जी, देखिए, आप पॉजिटिव ब्रजेश बात जी, मैं नहीं कह रहा करते हैं हूं, और ये बॉडी हर- लैंग्वेज क्यों हर- निगेटिव रखते हैं? अब सर हमें तो- पता है कि आलोक जी आपके अच्छे मित्र हैं, आप जवाब दीजिए। नहीं अब ये मैंने भगवान- सिद्धार्थ जी को मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं मैं भगवान चिंता मत और- करिए, मैं कोई झंझट नहीं करा रहा हूँ। यस सिद्धार्थ जी को ये तो भगवान और माता पिता की जो भी देन है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो क्या कर सकता हूँ। बहरहाल नकारात्मक बातों के तरफ इशारा जरूर किया उन्होंने। मैंने ना तो किसी मूडी, ना किसी स्टैंडर्ड एंड पुअर, ना किसी फिच, मैंने किसी की बात नहीं की। मैंने भारत की केंद्र सरकार द्वारा जनवरी से मार्च की तिमाही, वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान के जो जारी किए गए आंकड़े हैं, सिर्फ उनका नाम लिया था मैंने, और वो मुझे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाने के बाद पता चला कि वो 3.1% है, जब कोरोना नहीं आया था। तो मैंने बस सिर्फ इतना बताया कि कोरोना से पहले भी हम धड़ाम थे, अब कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद का हमें 30 जून के बाद पता चलेगा। इसके अतिरिक्त मैंने केवल सुझाव दिए, जिन सुझावों को अभी जब आपने फौरी व्हाट इज एमएसएमई, ये मतलब क्या, मतलब ये कौन सा ऐसा कोहिनूर हाथ लग गया है कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल जिसके भी मैं बात करता हूँ, एवरीवन टॉकिंग अबाउट एमएसएमई एमएसएमई एमएसएमई। सर, अब व्हाट इज दिस? कोहिनूर को जब कोयला बना डाला तब कोहिनूर याद आया है, लेकिन मैं, आपने कहा था ना कि इमीडिएट क्या करना चाहिए। करेक्ट। राजपूत जी ने भी उस तरफ इशारा किया और दीपक सिंघल जी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि हम अभी इस समय मॉनिटरी नहीं, फिस्कल, और अब हमारे पास देखिए गुंजाइश बन गई है। एफआरबीएम को हमने रिलैक्स कर दिया है, यानी कि राज्य ज़्यादा राजकोषीय घाटा अफोर्ड कर सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। तो सीधी तौर पर अगर हम इस समय परेशानी में पड़े अपने देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट, जो 7,000, 7,500, 7,500 तो राजपूत जी फिगर हो जाएगी, उससे कुछ आगे पीछे कर दीजिए, कोई एक बड़ा बीच का रास्ता निकाल बड़ा लीजिए। अमाउंट, क्योंकि क्रय शक्ति अरे तभी सिद्धार्थ बढ़ेगी। भाई, इस योजना का नाम दीन दयाल योजना, नहीं जो भी हो, जो भी अरे हो, कोई नहीं, बहरहाल कोई नहीं। यही बात लेकिन कर दीजिए जी, यही बात दीपक ब्रजेश जी, सिंघल, अगर मुझे भी बोलने दीजिए भाई। हाँ, यही बात एक दीपक सेकंड, सिंघल एक जी भी सेकंड। कह रहे थे कि कंप्लीट हमें फिस्कल साइड को देखना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़े, उनको सीधे कैसे ऑलराइट, डीसी चंदानी साहब, आप जो क्या है सुझाव रिलीफ पहुंचाई देंगे जाए, कि आप 7,000, लोग के 8,000 लिए की सरकार रकम। इमीडिएट क्या करे कि जिससे आप लोग का बिजनेस मैं रिवाइवल भाई हो? साहब एक शेर कहना चाहूंगा कि अच्छा, आप भी इससे शेर बढ़ लिए के हैं? ज्यादा गुनाह आज छोड़िए, अब क्या होगा कि जब रिहाई का वक्त आया तो पिंजरे से मोहब्बत हो गई। ओके, अब जो हमने डरा के लोगों को घर के अंदर तो कर दिया, अब वो डर निकाल के उनको घर से बाहर निकालना है। अभी मतलब आलोक जी लेजी जो हो करने गए वाली आप बातें नोट करते जाइए मेरी एक एक बात। हाँ नहीं, मैं नोट कर रहा हूँ। 1,000 कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं, कितनी कंपनियों को उत्तर प्रदेश लाना चाहता है, उसके लिए क्या लैंड बैंक हमने तैयार किया है, उसके लिए कौन अरे सा आप ऑफिस छोड़े पावर चाइना, देगा, अपना बताएं उसके कि लिए आपने कौन- क्या चाहिए। भाई साहब हमें तो ये सिर्फ व्हाट्सएप पूछना फॉरवर्ड चाहिए, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ आपको दो क्या बातें चाहिए चाहिए। ये बताओ आप। हमें सिर्फ दो बातें चाहिए कि मेरे एमएसएमई में जो माल पैदा हो रहा है उसकी मार्केट और मेरा पैसा सुरक्षित मिल जाए, अपने उद्योग को मैं खुद रिवाइव कर लूंगा। ऑलराइट, आलोक जी 10 सेकंड, गो अहेड। देखिए जो गांधी बाजरा का जो फार्मूला लेकर के सुरेंद्र राजपूत आए हैं हाँ। कि रुपया 7500 डाल दीजिए, ओहो, ये तो लोकसभा में पर्सनल लेकर के कमेंट आए कर थे। दिया। इनके भाई सुरेंद्र जी, नेता फ्री स्टाइल अमेठी है, चुनाव हार गए आप निपट सकते इसी हो। मुद्दे पे, और इसी मुद्दे पे देश में इनका खाता बंद हो गया। तो अब ये उस तरह की अरे मुद्दे भाई, फिर से चुनाव दोबारा लेकर के हारना, आ रहे आलोक हैं। अवस्थी ये और इनका लोगों मुद्दा की चलेगा मदद नहीं करना देश में। दो अलग अलग इन्होंने चीजें देश हैं। ये के हर योजना काम आप में आलोक अड़ंगा डाला अवस्थी, है। दीनदयाल, Finally, नरेंद्र मोदी, रेलवे से अमित ला शाह रहे हैं बना वो। लीजिए। वहाँ पे इनकी आपको नेता खुद शर्म बड़ी नहीं ज्ञान आती किराए है दे रहे हैं। अच्छी बात जबकि को वो भी राज्य और सुनने केंद्र में? का मामला था। आपको क्या अच्छी बात बात सुनने की सुनने बात में हो रही शर्म थी? नहीं आती। इनके राज्य में नेता पैदल आपके लोग चल रहे थे, नेता लोग कुत्ता आपके खाने का गली मजबूर पार, राजस्थान के नेता अंदर। आपके वहाँ पर अपराधी, इन्होंने और चलाया आप नहीं बात है। करते हैं और यहाँ हमसे। पर जो है अगर हम राजनीति कोई करने के लिए आ पॉजिटिव गए बात कर रहे तो हैं सीधी सी तो बात ये उसको है तो कि कम जब से इनके कम पास सुन कोई लीजिए विचार आप। नहीं होता है, हम कह रहे हैं तो कि जब मजदूरों की जेब में पैसा डालिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव हार गए। अपने आप हम कह रहे हैं मजदूरों की जेब में पैसा डालिए, आप कह रहे हैं चुनाव हार गए। अजीब किस्म की विडंबना है आलोक धन्यवाद, अवस्थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, ऑल राइट, बेहूदी बात। कृपया नहीं, एक दूसरे के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें और कृपया सब्र संयम ले। देश को एकजुटता की और आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। सुरेंद्र भाई कृपया शांत हो जाएं।
गुस्सा ना करें, छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, साबुन से हाथ धुलते रहें, बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, वरना घर पे रहने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।